गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम आगे देखेंगे शक्ति के बारे में। ये इसके बारे में ये फोर्थ चौथा सत्संग है। आगे 3 है। पहले भाग में हमने देखा कि शक्ति क्या है और शक्ति के स्वरूप क्या है। फिर दूसरे में हमने देखा कि शक्ति कैसे काम करती है और हमें शक्ति के साथ कैसे रहना है, शक्ति को कैसे समझना है और शक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। तीसरे में हमने देखा कि शक्ति कौन से काम में लगती है। अगर काम नहीं है तो शक्ति की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ काम है, कुछ एजेंडा है, हेतु है, लक्ष्य है, तो हमें शक्ति चाहिए। नहीं तो अगर कुछ करना नहीं है तो वी डोंट नीड सो मच ऑफ एन एनर्जी। तो ये सब हमने। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, बराबर बराबर। तो ये पार्ट, कोई भी दूसरा पार्ट समझने से पहले पहला पार्ट सुनना समझना जरूरी है। फिर आपको ठीक से दूसरा पार्ट समझ में आएगा और दूसरा पार्ट समझेंगे तो तीसरा समझ में आएगा। थोड़ा सा अनुसंधान है। तो जैसे हमने एक, आप सबने सुना भी होगा शायद, कि अमेरिका का एक धनवान व्यक्ति था फोर्ड। वो कहीं पे गया तो वो बीच पे जा रहा था, वहीं कोई पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ था।
तो वो उसको उठाता है, बोलता है क्या करता है, ऐसे ही बातें चलती है थोड़ी। तो बोलता है तू ऐसे अपना जीवन क्यों गँवा रहा है, नष्ट कर रहा है, तो क्या करूँ? तो बोलता है कि मछली पकड़। तो ठीक है, क्या करूँ मछली पकड़ के? तो उसको बेच दे। फिर ऐसे 2-3 महीने में पैसा इकट्ठे कर, थोड़ी लोन ले ले और एक नौका छोटी-सी ले ले और जाल ले ले, तो बहुत सारी मछलियाँ पकड़। तो फिर क्या करूँ? तो बोलता है ऐसी 8-10 नौका ले ले, दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे, उनका भी घर चले और इससे तेरी जो आमदनी है वो कई गुना हो जाएगी। तो फिर जो पैसे आए उससे एक बड़ा ट्रॉलर ले ले मैकेनाइज्ड, तो उसमें तो हजारों किलो अ, मछली पकड़ और ऐसे अमीर बन जाए। तो फिर क्या करूँ? तो शादी कर ले, बच्चे हो जाएंगे। फिर तो वो बोलते हैं मकान बना, थोड़ा सुविधा जो चाहिए तुम्हें, कार चाहिए वगैरह वगैरह सब, बहुत महल बना ले ओके। तो फिर ऐसे मौज मजे कर सब कुछ। ओके फिर फिर क्या? फिर सोना आराम से। तो अभी मैं क्या कर रहा था वही कर रहा था। तो इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। देखो हम जो कुछ भी करते हैं अंततः तो क्या होता है, संतोष मिलता है। अ, और संतोष मिलते हैं, खाते हैं तो संतोष मिलता है। हाँ, तो ऐसे जैसे ही संतोष मिलता है हमें नींद आने लगती है। हाँ, लास्ट में तो हम क्या करते हैं, सो जाते हैं मौज मजे करके भी, और हमारे जो स्नोरिंग है गुजराती मानस को रखे है वो बोलते हैं एकदम। तो असल में यहाँ पे कोई लक्ष्य नहीं है दुनिया में, लेकिन हम रख सकते हैं। वो भी ना नहीं कहती, कुदरत ना नहीं कहती, ईश्वर ना नहीं कहता। हम छोटे बड़े लक्ष्य रखते हैं। तो ठीक है, क्योंकि उससे भी वो गति बंधी रहती है, हमारा जो उत्साह है, उमंग है। तो ये आदमी जिसके पास लक्ष्य ही नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई हेतु नहीं है, हाँ, तो उसको शक्ति की कोई आवश्यकता भी नहीं है जो लॉजिकल आदमी है वो तो आगे सोचता है, फिर हाँ, तो लॉजिकल आदमी लास्ट में सो जाता है। हाँ, अंततः तो ये बनाओ, वो करो, ये करो, ऐसा करो, फिर लास्ट में क्या करेंगे? हाँ, खाधु पीधु ने राज के बटेटा નું શાક કર્યું, ऐसा है। हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं। तो पोटैटो की सब्जी बनाई तो फिर नींद आती, तो सो जाते। तो जो हेतु है वो जीवन के लिए है, जीवन है वो हेतु के लिए नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं जीवन में इसका ये हेतु होना चाहिए, जीवन का अर्थ होना चाहिए। हाँ, जीवन में कोई नारा होना चाहिए, जीवन में कोई नेता होना चाहिए, जीवन में कोई झंडा होना चाहिए, जीवन में कोई एजेंडा होना चाहिए ना। ये लोग एक पावर प्लेयर होते हैं, ये शक्ति के अ, लिए प्यासे होते हैं, या कह लो कि पावर ब्रोकर्स कहते हैं, जिसे हम शक्ति के क्षेत्र में दलाल होते हैं। तो दे आर ऑल पावर ब्रोकर्स या पावर प्लेयर्स या खिलाड़ी होते हैं। हाँ,
तो हम देखते हैं आस-पास हमारे भी माँ-बाप ने हमको बहुत पर्पस दिए, ये दिया। हमारे माता-पिता, शिक्षक, गुरु, शुभेच्छक सभी ने हमको कोई ना कोई छोटा-बड़ा हेतु दे दिया, अर्थ दे दिया। ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं भी करे तो भी ठीक है, फॉर द फन ऑफ इट। हाँ, हम लक्ष्य रखते हैं छोटे-छोटे। जितने हाँ, तो लक्ष्य है तो एनर्जी चाहिए। आपके पास कोई पर्पज़ ही नहीं है, तो आप एनर्जी का क्या करें? कोई आके बोलेगा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, तो हमें क्या यार, चलो चाय पीते हैं और क्या। हाँ, क्योंकि उनके पास एक शक्ति है, जिसकी हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, उनका महत्व किन लोगों के लिए होता है कि जिनको उनकी शक्ति चाहिए। हाँ, एक धनवान के पास धन की शक्ति है। हाँ, तो हमें उनसे क्या? जो आदमी के पास पर्पज़ नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, हाँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई विज़न नहीं है। हाँ, तो वो शक्ति का क्या करे? हाँ, उसको किसी भी प्रकार की शक्ति की ज़रूरत नहीं है, सिवाय के थोड़ी शारीरिक शक्ति तो वो खाना खा लेता है, अपनी जो देह धार्मिक क्रियाएँ हैं, हाँ, वो करता है बस। इससे ज़्यादा शक्ति की उनको ज़रूरत नहीं होती। फिर लोग उनको कहते हैं कि ये दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ लाइफ, ये तो जीवन की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। हाँ, तो वो उन लोगों की मान्यता हो सकती है। अरे, वो भी मुक्त है। तो हमने देखा कि जो ताकत होती है, वो किसे चाहिए? शक्ति किसको चाहिए? पावर किसको चाहिए? अगर हमारे पास कोई हेतु नहीं है, हमारे पास गोल नहीं है, अ, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो हमारे पास कोई कार्य भी नहीं है। हाँ, तो हमारे पास कोई आयोजन भी नहीं है, कोई हमारे पास विज़न भी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है, कोई टैक्टिक्स भी नहीं है, या है तो बहुत छोटी-छोटी है। चाय पी लो, खाना खा लो, थोड़ा वॉकिंग में जाओ, सनसेट देखो या डू समथिंग एज़ अ हॉबी, जो एक निरुद्देश्य उद्देश्य के बिना आप जो करते हैं करो। एक गुजराती में बहुत बढ़िया कविता है, निरुद्देश्य भ्रमण। भ्रमण करो आप, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं रखो। घर से निकलो, देखो कि ये बस खाली जा रहा है, उसमें बैठ जाओ। फिर वो कहीं आपको उतरना है, उतर जाओ। वहां से कोई छकड़ा जा रहा है, रिक्शा जा रही है, उसमें बैठ जाओ। हाँ, तो उद्देश्य हम रखते हैं, तब हमें शक्ति चाहिए, लेकिन निरुद्देश्य रखते हैं। जैसे हम कोई गांव में गए, हमें भी पता नहीं, हम घर से निकले और जैसे स्कूटर का हैंडल मुड़ता गया, हम चलते गए। मैं जाता हूँ बहुत सालों से। तो उसका वो रैंडम है, यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ। वो मेरा पेट है, डॉग, वो मेरे साथ है, वो भी मेरे साथ आगे सब राजकोट देखता रहता है। क्योंकि हमें ताकत की क्या जरूरत? तो जो शक्ति के खेल है, अ, वो काफी हमने देखा कि वो एक विध्वंसक खेल है। उसमें ज्यादातर कुछ रचनात्मक या पॉजिटिव या सुखप्रद ऐसा नहीं होता। शक्ति के खेल में खींचतान होती है। हाँ, तो हमें वो खींचतान में नहीं पड़ने का। वो तो राजी हो गए कि देखो ये खींचतान में नहीं है। शक्ति का कार्य ही वो है कि वो लोगों में शक्ति के लिए खींचतान होती है। आप रामायण ले लो, महाभारत ले लो।
हाँ, या पूरा हिस्ट्री ले लो, ये इतना युद्ध हुए 5,000 साल में, कहते हैं कि 13,000 युद्ध हुए, और फिर जो गलत हुआ और होता रहता है उसका तो कोई हिसाब नहीं। तो ये सब से हम बच सकते हैं। सी व्हेन 4 लोग हैं, वो कोई शक्ति के लिए, कोई पद के लिए, कोई प्रोग्रेस के लिए काम कर रहा है, तो उनको आशीर्वाद दो दूर से खड़े खड़े, वो भी राजी होंगे कि इसको कोई रस नहीं, क्योंकि वो चारों 4 लोग एक तरह से मूर्ख है, क्योंकि शक्ति का करेंगे क्या ना। वी हैव अ वेरी फाइनाइट लाइफ, हमारा जो जीवन है वो बहुत लंबा नहीं है। जो जियोलॉजी हम पढ़ते थे तो उसमें लाखों साल की बात होती थी कि ये जो रॉक है वो इतने हजारों साल पहले, इतने लाख साल पहले बना। करेक्ट। तो अगर हम कंपेयर करें, हाँ, ये हमारा ब्रह्मांड का जो आयु है, बोलते हैं 13 बिलियन ईयर्स है। सॉरी, वो उतना उसका लाइट ईयर्स। तो इसमें हम, हमारा जो जिंदगी है वो फ्लिकर से भी कम है, वो जो जुगनू फ्लिकर करता है, हाँ, उतना भी लंबा नहीं है। तो क्या करेंगे हम पावर, और पावर ऐसे तो मिलता नहीं। हाँ, आदमी का बहुत साल उसमें चला जाता है तब उसको पावर मिलता है, और पावर से डर आता है कि कहीं ये पावर कम ना हो जाए, खो ना जाए, कोई ये पावर ले ना ले। हाँ, पावर के साथ डर जुड़ा हुआ है, या लोभ जुड़ा हुआ है, या प्राइड जुड़ा हुआ है, देखो कि मेरे पास कितना पावर, या गिल्ट जुड़ा हुआ है, देखो मुझे ये करना है लेकिन मेरे पास पावर है, या मैं इस तरह से अधूरा या अधूरी हूँ। करेक्ट। तो वो भी हमने आगे कहीं पे इसका रेफरेंस है। आज हम आगे देखेंगे कि कैसे पावर जो इतिहास में है वो इवॉल्व हुआ। असल में पहले क्या था, मनुष्य हंटर था, शिकार करता था। खेती तो बहुत अभी रिसेंटली आई, तो शिकार अकेले करने में सुविधा नहीं थी, प्राणी चले जाते थे, या लड़ाई हो जाए तो एक से ज्यादा, तो टोली बनानी पड़ती थी। और दूसरे मनुष्य को एक सहयोग चाहिए। असल में सहयोग का जन्म वो टोली बनाने से हुआ, क्योंकि मनुष्य अकेला शिकार नहीं कर सकता, इसलिए उसने समूह की रचना की। अब फिर उसको आगे जाके वही समूह को हजारों नाम दिए गए। कांग्रेस ने, सेनेट ने, ये जाति और ज्ञाति और प्रजाति और नेबर्स और कलीग्स और रिलेटिव्स या फैमिली, असल में ये सब हिंसक टोलियां थी बहुत साल पहले। अभी हिंसक नहीं रही, एटलीस्ट बाहर से। करेक्ट। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि फीमेल है वो शिकार में इतनी नहीं थी, तो उसको गुफा में रखते थे कि भाई तू ये सब गुफा क्लीन रख, हम शिकार करके लाएंगे, थोड़ा पका दे और बच्चों का ध्यान रख। तो ऐसे पहले जो समूह है उसका निष्पत्ति हुआ एक शिकारी टोली के रूप में। आज भी जितने भी समूह है, हाँ, वो मूलतः वो शिकारी टोलियां ही है ना। उसके साधन बदल गए, इरादे वही, उसकी टेक्नोलॉजी बदल गई, प्रोसेस बदल गई। पहले क्या है, वो डंडा लेते थे, भाला लेते थे, तलवार लेते थे, पत्थर लेते थे, मशाल लेते थे, ढोल लेते थे ना, और बहुत सारा चिचियारी कहते हैं ना, चिल्लाते थे सब मिलकर, ताकि वो शिकार को डरा सके और शिकार कर सके। तो वो सब उसके टूल्स थे, औजार थे शिकार के।
सब लोहे के या पत्थर के, ना अभी भी हम इतिहास में पढ़ाया गया। फिर वो धातु के बने, पत्थर के बदले, और आगे हथियार सब बनते गए। तो आज तो हमारे पास 50,000 एटम बम है। करेक्ट, वो वही है, मनुष्य अभी वही है भीतर से। करेक्ट, वो शिकारी है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर तो अभी आया 5,000 साल पहले या कुछ इतने साल पहले। बाकी लाखों साल से हम शिकारी थे। तो एग्रीकल्चर तो अभी कुछ मान लो कि 5 मिनट में आया। अगर पूरा दिन देखे तो एग्री, तो हम अगारियन है नहीं। बेसिकली वी आर हंटर गेदरर्स। हम इकट्ठा करना, शिकार करके इकट्ठा करना। क्योंकि फिर क्या होता था, बारिश होती थी, सर्दी हो जाती थी, कई बार बहुत धूप होती थी, तो जो शिकार है वो करके रखते थे कहीं पे। तो ये सर्दी के दिनों में या ऐसी बारिश के दिनों में उससे काम चला। तो गैदर करते थे परिग्रह। आज भी क्या है, फाइनेंस क्या है, जो पैसे की दुनिया है वो परिग्रह की दुनिया है। हम बचा के रखते हैं, बैंक में रखते हैं, कोई और एसेट या प्रॉपर्टी के रूप में रखते हैं। करेक्ट, वो क्या है, वो परिग्रह है। और वो परिग्रह है इसलिए हम डरे रहते हैं कि कहीं कोई ये ले ना जाए या इसमें घाटा ना हो जाए। हाँ, या कोई विपत्ति आए तो ये संपत्ति काम लग सकती है। तो हमारे मन में विपत्ति का एक भूत सवार होता है। और विपत्ति का जो भूत है हमारे अंदर, हाँ, उसमें से ही लोभ बनता है। परिग्रह करते हैं, परिग्रह करके हम फल फूल क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसका परिग्रह लंबे समय तक नहीं होता। तो फिर हम अनाज खाने लगे क्योंकि उसका परिग्रह होता है। कोठी में हमारे पूर्वज जो है वो पूरे साल का या 2-4 महीने का खाना रख देते थे। और वो कोठी है वो नीचे खोद के रख देते थे ताकि टेम्परेचर कम हो घर में, जमीन के नीचे। तो वो स्टोरेजेस होते थे घर में ही। और अनाज भी क्या है, वो परिग्रह के कारण। क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल है, वो सुविधा नहीं थी। ठीक है, अभी फ्रीज आया, लेकिन वो टाइम में इट वाज नॉट ए कॉमन थिंग, या था ही नहीं। तो जो परिग्रह है वो हमारी जो अंदर जो वायलेंस है, हमारे भीतर एक प्राचीन डर बैठा हुआ है। उसको हम प्राइमल फियर कह सकते हैं। हर एक एनिमल में होता है। एक मौत का डर, या अनजानी चीजों का डर, अंधकार का डर, ऊंचाइयों का डर, अग्नि का डर, हजारों प्रकार के डर है। तो वो डर के अगेंस्ट के बदले में हम क्या करते हैं, लोभ करते हैं। और हम पैसे बना लिया, ताकि वी कैन स्टोर द एनर्जी। बैंक में स्टोर करते हैं, स्टॉक मार्केट में स्टोर करते हैं, जमीन मकान और कोई सोना उसमें स्टोर करते हैं। देयर आर मेनी वेज टू स्टोर दैट एनर्जी। वो एक स्टोर है अलग अलग टाइप के। तो हमने देखा कि पहले जो था वो था, फिर बाद में एग्रीकल्चर आए। कहीं पे उन्होंने देखा कि ये तो कोई जीना है ऐसा। तो कहीं पे बीज गिर गए होंगे और वो हुआ तो उन्होंने खाया। जो भी मिलेट, बाजरा होगा, रागी होगी, जो भी टाइप का अनाज होगा, तो उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ गिरा दे तो उगते हैं, बड़े होते हैं और उसमें से अनाज बनता है। तो अनाज जो पहले था वो एक सेफ्टी डोर था।
कि बारिश आ गई या बहुत सर्दी हो गई, बाहर नहीं निकल सकते, तो अनाज से काम चला। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का जैसा कंफर्ट बढ़ता गया वैसा उसका डर भी बढ़ता गया, और डर बढ़ता गया तो स्टोरेज भी बढ़ता गया। और जो स्टोरेज किसका कर सकते हैं? स्टोरेज कर सकते हैं हम अनाज का। हाँ, वो जो फल या कंदमूल होते हैं या सब्जियां होती है, उसको हम लंबे समय तक अनाज जितना स्टोर नहीं करते। तो फिर लाखों साल तो हमने वो सब खाया, फल खाए, ये खाए, तो हमारा फूड बदल गया। अरे कभी तो अनाज को भी ऐसा बना देते हैं कि जिसमें अनाज का कुछ रहता ही नहीं, वैसी चीजें हम खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, ये तला हुआ फ्राइड खाते हैं, हाँ, तेल मसाला वाला खाते हैं, तो उसमें अनाज के जो सत्व है वो बचे ही नहीं। इसलिए हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती। तो वो एक अलग बात है। तो एग्रीकल्चर आया तब मनुष्य है वो फिक्स हुआ, क्योंकि उसने वहां दाने डाले थे। तो वो बोलेगा कि इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए, बिकॉज हाँ, उसके पहले कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। प्रॉपर्टियां थी, लेकिन ऐसा ख्याल ही नहीं था। हाँ, वो जैसे विमुक्त और विचरती जातियां अभी भी है वैसे, हाँ, कि ये जमीन मेरी है, ऐसा कोई आइडिया ही नहीं था। हाँ, ये जमीन का ये मालिकी है वो कहाँ से आया? एग्रीकल्चर से आया, क्योंकि तभी वो दाने उसने वहां डाले। तो अभी बोलेगा कि क्योंकि दाने मैंने डाले हैं तो उसका जो दाना बनेगा वो भी मैं ही लूंगा। करेक्ट। तो फिर से जो मनुष्य जो भ्रमण करता था पूरी दुनिया में, जैसे खाना बदोश कहते हैं, बंजारा है, हाँ, वो स्थिर हुआ। और स्थिर हुआ, फिर उसमें से छोटे गांव बसे, मध्यम साइज के गांव बसे, थोड़े बड़े गांव बसे, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े सिटी बसे। और फिर उसमें वो सब संग्रहित करते थे। तो फिर वॉर होती थी। जैसे अकाल आ गया, तो सोचते थे कि इधर इतना खाना पड़ा है, तो सब लोग इकट्ठे होके वो किला बनाना पड़ा फिर। करेक्ट। और वो जो संरक्षण का जो आइडिया है वो आया। तो जैसे जैसे फियर बढ़ता गया वैसे आंतरिक सुरक्षा का बजट बढ़ता गया, क्योंकि लोगों में भी वो होने लगा, और बाहर से भी आक्रमण आने आने लगे या उसकी संभावना होने लगी। हाँ, तो आज हम समझते हैं कि अराउंड $5 ट्रिलियन हम आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में खर्च करते हैं। हाँ, मनुष्य को भरोसा नहीं है दूसरे मनुष्य के ऊपर, उसमें इतना प्रेम भाव अभी नहीं हुआ है। हाँ, इसलिए एक दूसरे से हमें सुरक्षा चाहिए। हाँ, देश के भीतर भी सुरक्षा चाहिए, और बाहर का भी कोई, उससे भी सुरक्षा चाहिए। हाँ, जिसे हम संरक्षण बजट कहते हैं। और ये आंतरिक सुरक्षा है, हाँ, जिसमें कायदे कानून है, पुलिस, अदालत, वकील है, जेल है, ये सब आ गए। तो वो करीब करीब मिला के $5 ट्रिलियन का खर्च होता है हर साल। मनुष्य को मनुष्य से बचाने के। हाँ, और फिर भी भयभीत रहता है, क्योंकि भय है तो ही सुरक्षा की जरूरत है। हाँ, अगर मुझे आपसे भय नहीं है तो मेरा बजट तो जीरो है। करेक्ट। तो ये आया। हाँ, तो फिर लुटेरे आने लगे। फिर लुटेरों को अच्छा लगा, हाँ, कि वो लूट के चले जाते थे। फिर कई लुटेरों को अच्छा लगा कि बार बार इधर लूटने आना, कि कहीं पे लूट मार मचाना, इससे अच्छा है कि वही सेटल हो जाओ, वो लोगों को दबा के रख दो। हाँ, तो जिसको हम शाहीवाद कहते हैं, कॉलोनियलिज्म कहते हैं, या जमींदारी कहते हैं, सामंतवाद कहते हैं, वो आया। हाँ, क्योंकि जो बाहर से आए थे उनको कोई रस नहीं था, उनको तो सिर्फ मलाई में रस था। हाँ, तो उन्होंने लोकल जो लोग हैं, हाँ, उसको जमींदार बना दिए, राजा बना दिए, ये बना दिए।
तो वो सब कलेक्ट कर लेते थे, जो उसका रेवेन्यू है वो। फिर एक डिपार्टमेंट आया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो आज भी है। उनका काम ही कलेक्शन था, कि जो भी कलेक्शन है वो खेड़ के पास के। हाँ, तो हर एक गांव में उन्होंने पट्टे बांट दिए जमीन के। हाँ, और सबको दे दिए कि चलो इसमें खेती करो, और जो भी प्रोड्यूस होगा, हाँ, उसकी कोई फॉर्मूला तय कर दी कि आपको आधा हमें देने का, आधा आपको रखने का, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में सर्फडम कहते हैं। वो लोगों के पास कुछ था ही नहीं, वो तो पूरे उनका पास देह ही था, बाकी कुछ नहीं था। तो उनको पट्टे दे दिए कि ये जो पट्टा है जमीन का, वो तेरा। तेरा नहीं मीन्स इसमें जो ग्रो करेगा उसमें से हम ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो टैक्सेशन आया। ये उसको टैक्सेशन कहते थे। फिर ये पट्ट शब्द है, इसके ऊपर से सब शब्द बने, जैसे पटवर्धन है, पाटिल है, पटवारी है, पटेल है। ये शब्द का ओरिजिन वो पट्ट से। हाँ, इनिशियली दे वर सर्फ्स, वो करेक्ट, उनको वो पट्टा दे दिया गया था कि ये इसमें आप मेहनत करो, जो करना है वो करो, और इसमें जो भी बनेगा उसका जो मूल्य होगा, हाँ, उसका इतना भाग आपको ये जो गांव का पटवारी, क्योंकि वो टाइम में एक ही रहता था हर एक गांव। फिर आगे तो डेमोक्रेसी हो गई तो सबने अपना सरनेम वो कर लिया। लेकिन पहले गांव में एक ही पटवारी या पटवर्धन होता था। वो ये सब हिसाब किताब रखता था खेत में जाके, कि कितना बना है न कितना करे, को नजर रखता था। हाँ, फिर वो तालुका में रिपोर्ट देता था, तालुका में से जिला में रिपोर्ट आता था, और जिले में से जो अंग्रेज के यहाँ पॉलिटिकल एजेंट बैठते थे कोठी कंपाउंड, वहां जाता था। करेक्ट। तो इसमें चोरियां होती थी सब तरह की, लेकिन वो उनको पता रहता। फिर भी वो दे हैड ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी। और इसमें उसको तो कुछ करना नहीं था। उनका मकसद तो सिर्फ वो जो प्रोड्यूस है, हाँ, उसमें से मेरा हिस्सा दे दो। इसलिए वो एग्रीकल्चर कभी डेवलप भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर पिछले साल में 70 80 100 साल में थोड़ा वो टेक्नोलॉजी आने लगा, क्योंकि वो पट्टे हैं वो प्राइवेट हो गए फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जब वो उनका जमीन हो गया, तब मनुष्य मेहनत करने लगा, उसमें नई टेक्नोलॉजी या नए विचार, या उसमें जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो लगाने लगा। क्योंकि पहले जमीन ही उसकी नहीं थी, उसको तो सिर्फ वो लीज पे दिया हुआ था 1 साल के, मान लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, फिर जैसे लुटारू आए, इन्वेडर्स आए। फिर इन्वेडर्स को अच्छा लगा तो उन्होंने यहाँ अपनी शासन व्यवस्था कर दी। तो फिर नियम आए जो उनकी फेवर में। हाँ, जब मुगल्स आए या उसके पहले सब आए, जैसे 612 में पैगंबर साहब आए, उसके बाद वो आने लगे एक के बाद एक। तो दिल्ली सल्तनत बनी, उसके पहले सबसे पहले खिलजी आए। करेक्ट। तो सबने अपना अपना, हाँ, शुरू में तो वो लूट के चला जाता था, उनको यहाँ की संस्कृति या यहाँ के इलाकों में कोई रस नहीं। देख, कोई बोलता था कि ये जगह पे ज्यादा माल है तो वहां से लूट जाते। तो उसको कोई धर्म का भी नहीं था, उसको तो वो जगह पे सोना कितना है, दौलत कितनी है, करेक्ट, उनसे मतलब था। तो वो कोई धार्मिक लोग भी नहीं थे, और ना तो वो धर्म का विनाश करना चाहते थे। उनको तो वो माल कहाँ पड़ा है वो लेके चले जाओ।
तो ऐसे इन्वेडर्स पूरी दुनिया में थे, ऐसे नहीं है कि भारत में ही थी, लूट-मार ही चलती थी। करेक्ट। तो फिर किले बनने लगे। हाँ, और लश्कर बनने लगे, सैन्य बनने लगे। फिर अकेला आदमी नहीं लड़ सकता था राजा, तो उनके बीच वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, क्या संधि जिसको कहते हैं, ट्रीटीज, या ऐसा होगा तो हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। अभी भी है नाटो ट्रीटी, क्या है नाटो है, वो वही है। हाँ, कि अगर हम सब इतना लश्कर बनाएंगे तो 10 गुना 20 गुना खर्चा होगा और फिर भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम सब एक फंड इकट्ठा करें और हमारा जो एक समूह बनाए, जिसके एक पार्टिसिपेंट पे अगर कोई हमला करे तो ऐसा मान लेने का कि सब ये नाटो पे हमला है, वो उसका मेन है। तो उसके लिए वो बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं। और सभी जो यूरोपियन देश है उनको उनका जीडीपी का 2% देना होता है, वो नहीं देते, लेकिन फिर भी अमेरिका को इंटरेस्ट है, इसलिए वो लोग पैसा नहीं देते जैसा एग्री हुआ था, फिर भी वो, हाँ, क्योंकि अमेरिका के लिए नाटो तो एक फैकेड है, जैसे एक मोहरा है, अपना जो एक्सपांशन है उसके लिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम वो थे, शिकारी थे, तो ये सब माया जाल नहीं थे। ठीक है, थोड़े हिंसक होंगे, लेकिन खाना पीना हो गया तो गुफा में जाके सो जाते थे, थोड़ा बहुत चित्र काम करते थे ना, अभी गुफा में दिखता है। Correct। फिर संस्कृति, समाज, वो सब, या जो पैसे का जो व्यवहार है, वो सब मनुष्य जब एग्रीकल्चर में आया तब से हुआ। हाँ, ये पहले बहुत क्रूड था, मोटे मोटे तौर पे था। हाँ, अभी आज के उसमें तो सब डिजिटाइज हो गया, पैसा भी आप वो दिखा के दे देते बार कोड करके वगैरह ना? लेकिन वो जमाने में ये जो पैसे का जो चलन है वो भी है। तो इन्वेडर्स आए, कहने का मतलब है पहले आक्रमण को, पहले तो लुटारू आए। हाँ, पहले ये, हाँ, वो इन्वेड करते, फिर इन्वेडर्स आए। इन्वेडर्स क्या है, थोड़ा टाइम रुकते थे, आजू बाजू जितना भी माल है वो, तो वो लेके जाते थे। हाँ, फिर आए, किसी को लगा कि ऐसा क्यों करने का, तो वो सेटल हो गए यहाँ। हाँ, कि हर बार ये लूट करके जाना फिर आना फिर जाना, इससे अच्छा है कि इधर ही अपना अड्डा जमाओ। हाँ, तो इसको हम शाहीवाद कहते हैं, कॉलोनियलिज्म कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। हाँ, उसने सब कंट्रीज जितने दुनिया में है उनको गुलाम बना लिया, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं गुंडे जैसे, उसको पावर दे दिया कि आप जो करना है करो, मुझे इतना पैसा दो। वो सिंपल, करेक्ट, उनको उसमें वो रस नहीं था। तो फिर वो लोग हैं उसको डिवाइड भी कर दिया आपस में, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, प्रांत के आधार पे, धर्म के आधार पे, कोई भी आधार चलेगा। हाँ, क्योंकि अगर 1 लाख लोगों को उससे हजारों गुना बड़ी आबादी को अंकुशित करना है, तो हर तरह के पॉलिसीज अपनानी पड़ती है। तो वो सब अपनाई गई, आप हिस्ट्री में कभी देखेंगे तो सब हुआ, और ऐसा हुआ, और ऐसा विचित्र हुआ, इतना भयानक हुआ, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, वो कभी हम देखेंगे। द पॉइंट इज कि वो फिर शासन व्यवस्था आई, आप समझे, पहले शासन व्यवस्था नहीं। हाँ, ठीक है, वो एग्रीमेंट था, हाँ, लोगों के बीच कि भाई हमारे ऊपर युद्ध आएगा तो ये गांव से 2 लोग आएंगे, ये गांव से, करेक्ट, लेकिन वो लोग फुल टाइम सोल्जर्स नहीं थे, और पुलिस तो भारत में थी ही नहीं।
पुलिस का जन्म अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हाँ, कि अंदरों अंदर हमारे बीच इतना दंगे होने लगे कि झगड़े होने लगे। कि जो पुलिस है, पुलिस सिस्टम अंग्रेज ला, रेवेन्यू सिस्टम भी अंग्रेज। उसके पहले रेवेन्यू सिस्टम था नहीं। था वो टोडरमल के टाइम में, अकबर के टाइम में था, लेकिन उसके पहले कोई रेवेन्यू का कोई कलेक्शन सिस्टम नहीं था। हाँ, क्योंकि लोग आते थे लूट के चले जाते थे, कलेक्शन करने का कोई वो नहीं था। लेकिन फिर उन लोगों ने देखा कि इतना सारा ट्रैवल करके हर साल आना लूटने के लिए, इसलिए यहाँ उसने नियम और व्यवस्था और सभी तरह के पावर के जो शक्ति के जाल है वो बिछा दी। तो उनको वो सेटल हो गए। सेटल तो नहीं हुए, वो अक्सर इंग्लैंड जाते रहते थे साल में एक दो बार, ले बट दे। और वहाँ जो सबसे भ्रष्ट और खराब लोग थे उनको यहाँ ट्रांसफर कर देते थे भारत। हाँ, जैसे गुजरात में कोई प्रॉब्लमेटिक अफसर होता है तो उसको कच्छ में डाल देते हैं या डांग में डाल देते हैं, ट्राइबल एरिया है। वैसे भी वहाँ जो उनके राज्य व्यवस्था में जो हीन लोग थे उनको इंडिया भेज देते थे। यहाँ उनकी जो कॉलोनीज है अफ्रीका में थी, जहाँ भी थी, असल में आपको पता नहीं, 200 में से 180 जगह अंग्रेजों का आक्रमण हुआ है पिछले 500 साल। इंग्लैंड का आक्रमण हुआ है। आप दुनिया का मैप देख ले, आज 200 देश है, लेकिन 200 में से 180 देश पे सिर्फ इंग्लैंड का आक्रमण या शासन हुआ है। तो दूसरे यूरोपियन देख ले, वो तो अलग, जैसे पोर्टुगीजों ने बहुत किया, स्पेनिश ने किया, जर्मन्स ने किए, फ्रेंच ने किए, डच लोगों ने भी किए। करेक्ट, वो तो अलग रखते हैं। सिर्फ यूरोप जो है उसने कुछ पूरे 500 सालों में जितने भी आक्रमण हुए वो सब यूरोपियनों ने किए। ऑलमोस्ट मोर देन वी से 80%, 90%। करेक्ट। तो ये कॉलोनियलिज्म था, एक उपनिवेशवाद था। हाँ, क्योंकि वहां कारखाने लगने लगे थे तो उनको सब रॉ मटेरियल चाहिए था, मिनरल्स चाहिए थी, धातु का जो मिनरल्स आते हैं वो चाहिए था, कॉटन चाहिए था, चाय चाहिए थी। तो इंग्लैंड के पास तो जमीन है नहीं, तो ये सब यहाँ से हुआ। असल में अमेरिका का जन्म भी चाय के कारण हुआ। हाँ, जैसे अंग्रेज कुछ है व्यापारी, वो अमेरिका गए, तो वो बॉस्टन है, वहां बस है, पहले एक छोटे से सिटी पे बस है, क्योंकि वहां पे तो सब वहाँ उसके नेटिव रेड इंडियंस ही थे तो एक छोटे से कस्बे है बॉस्टन, वहां पे बैठ। तो वहां फिर उन लोगों ने थोड़ा चालू किया खेती बाड़ी और उद्योग। वो इंग्लैंड के ही लोग थे, लेकिन उनको चाय चाहिए थी, तो वहां चाय आती थी श्रीलंका या इंडिया से, तो वो लोग सीधा मंगाने लगे। वहां वो अंग्रेजी थे, लेकिन ब्रिटेन की जो रानी है उसने कहा कि नहीं भाई, पहले हम यहाँ चाय मंगवाएंगे और फिर आपको भेजेंगे। तो ये तो बहुत टैक्स हो गया ना। देखो, एक इंग्लैंड में आया तो कस्टम ड्यूटी लगती है, फिर वहां से एक्सपोर्ट हुआ तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, और फिर जो वहाँ जो लोकल ट्रांजैक्शन हुए उनके ऊपर जो उनका टैक्स होगा, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, वो लगा। तो ये जो अमेरिका में जो इंग्लिश लोग गए, उनको था लगा कि ये तो कैसा है। हाँ, वो हमें इंग्लैंड में से होके चाय मंगाने की क्या जरूरत है, हम सीधा मंगा लेंगे श्रीलंका से, इंडिया से। तो फिर ब्लॉकेड कर दिया रानी ने, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, कि आप तक हम चाय नहीं आने देंगे। ये सब वाया इंग्लैंड ही आए। तो फिर वो इंग्लिश लोगों ने
इकट्ठे हुए और इसको कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। वो अमेरिका का संग्राम हुआ आजादी के लिए, और वो खुद इंग्लिशमैन थे, और खुद इंग्लैंड से लड़ना पड़ा उन लोगों को आजादी के लिए, क्योंकि इंग्लैंड उसको ट्रेड करने से रोक रहा था, व्यापार करने। फिर इन लोगों ने संविधान रचा, अपना देश बनाया, संविधान रचा। पहले तो छोटा देश था, आप देख सकते हैं। आज जो अमेरिका है उसका 1000वां भाग ही था। फिर अमेरिका धीरे 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 पश्चिम में बढ़ता है, और वहां मेक्सिको देश था। आज जो अमेरिका है उसका आधा से ऊपर का भाग तो मेक्सिको था। या वहां पे ट्राइबल्स जो नेटिव स्टेट थे, तो उनके पास तो कुछ था नहीं, इनके पास गन थी, तो सब उड़ा दिया और ले लिया। तो ये अमेरिका का जो एक्सपांशन है 200 साल में, वो 1000 गुना बड़ा हो गया। आज तो अलास्का भी उसके पास है। तो आप वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे है। तो कहने का मतलब ये है, कि पहले लूट वाले आए चले गए, फिर इन्वेडर्स आए, वो तो थोड़े महीने ठहरते थे फिर चले जाते थे। हाँ, उनका मकसद था कि सिकंदर आया जो भी आया, कि यहाँ पे राज्य की सत्ता जमा, लेकिन वो टिके नहीं। बहुत दूरी हो जाती थी, वो जमाने में इतने साधन भी नहीं थे, वाहन व्यवहार या, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैव ए वेरी लार्ज एम्पायर। और फिर आए कि जो यहाँ पे राज जमा दिया, हाँ, तो वो मुगल्स थे। वो बस गए, उसके पहले भी वो बस गए, लेकिन जो लोग बस गए वो फिर यहाँ पे घुल मिल गए, एक संस्कृति का ही हिस्सा हो गए। लेकिन जो बसे नहीं, हाँ, जो अंग्रेज है वो यहाँ बसे नहीं, वो चले गए वहाँ। वो कभी भी एक भारतीय या किसी भी उनका कॉलोनी था, बहुत सारे कॉलोनी थे, हजारों, असंख्य, लगभग 150 से ज्यादा देशों को उसने गुलाम बना के रखा था यूके ने। तो कहीं भी वो बसे नहीं। कुछ लोग हो गए जो इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे रह गए होंगे, लेकिन कोई बसा नहीं। तो वे नॉन सेटलर्स थे। तो जो नॉन सेटलर्स थे उसको पता लग गया कि यहाँ बसने में कोई वो नहीं है, लेकिन उनको यहाँ के लाभ चाहिए। तो फिर ये उपनिवेशवाद आए। हाँ, पहले लुटारू आते थे, फिर लश्कर आने लगे, फिर लश्कर आए, फिर शासन चलाना है तो धर्मगुरु आए। अंग्रेज सीधे नहीं आए, पहले धर्मगुरुओं को भेजा। हाँ, तो वो सब लोगों की सेवा करते थे, फिर बाइबल पढ़ाने लगे। तो एक कैथोलिक बड़े आर्क बिशप थे, टुटू करके अफ्रीका में, वो बहुत अच्छी तरह से कहा कि वो लोग आए धर्मगुरु, हमें बोला कि चलो बाइबल प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना चालू की तो उनके हाथ में बाइबल था, और हमारे पास जमीन थी, और हम सब ने आंखें बंद के प्रार्थना की, और आंख खोल के देखा तो हमारे पास बाइबल रह गया, बस जमीन रह गई। करे, तो ये एक जाल था सेवा का। तो पहले धर्मगुरु जाता है, उसके पीछे व्यापारी जाता है। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उसके पीछे फिर ये सब थोड़े रेजिस्टेंस हुआ, प्रतिकार हुआ, तो सीधी सरकार ही आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी के बदले। जो रानी है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, सी बिकम द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का वो राज्य राजा व रानी बन गई। करेक्ट। तो इस तरह से अलग अलग तरह से कॉलोनियलिज्म आता है। फिर वो लोग छोड़ के गए, तो उनको तो ऐसा चाहिए था, कि हम छोड़ के जाए लेकिन यहाँ पे शासन अप्रत्यक्ष रूप से हमारा रहे, हाँ, हमारा ही चले। तो उनके जो अनुकूल लोग थे,
या उसके अनुकूल विचार वाले, या जो अज्ञानचित कह लो, या कायर कह लो, या मतलबी कह लो, वैसे लोगों को वो पावरफुल बनाते गए। वो तो ठीक है, उसका जो नियम है वो भी वो अपना बना के रख दी। आज भी हमारे नियम जो कानून है वो अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं। करेक्ट। तो वो अंग्रेजों की कॉपी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट એટલે GOI, तो असल में वो बना था आयरलैंड के लिए, गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड एक्ट। क्योंकि आयरलैंड है वो कब्जे किया था इंग्लैंड ने, और उसको कब्जे करने के लिए वो आयरलैंड के लिए जो कानून बना था, गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड एक्ट। जो उसका एक गुलाम प्रदेश था आयरलैंड, उसके लिए उन्होंने जो रखा था, उसको डॉट कॉमा, वो टाइम में जेरोक्स नहीं था, करेक्ट, उसमें ही उसका पहला पन्ना बदल दिया। और वो ही आज भी आप कंपेयर कर लो, तो वो जो कानून था और हमारा जो कानून है अब, वो ही है। उसका पेज भी नंबर वही है, उसके डॉट कॉमा वही है, उसके पैराग्राफ वही है, वर्बेटिम जिसको हम कहते हैं, वर्बेटिम। तो हमारा आजादी मिला, लेकिन कानून तो वही रहा। कानून वो रहा तो व्यवस्था भी वही रही। जो लोगों के हाथ में व्यवस्था थी उनको तो मजा आ गया, क्योंकि जो शक्तियां, जो प्रिविलेजेस, हाँ, क्योंकि वो तो जो कानून बने थे वो तो शोषण के लिए बने थे। यहाँ से सब माल लूट कर इंग्लैंड ले जाने के लिए वो नियम बने थे, वो व्यवस्था बनी थी। वही व्यवस्था के ऊपर थोड़े पेजेस इधर उधर डाल दिए, करेक्ट, और आज के कानून बने। तो आज भी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लोग थे, जो अफसर लोग थे या राजनीतिक लोग थे, उसको तो मजा हो गया, उसको सब प्रिविलेजेस मिलने लगे जो एक अंग्रेज एंजॉय करता था। और आज भी देखो, जो भी माल लूट के जाता है वो लंदन ही जाता है, और वहां उसका स्वागत भी ऐसी तरह से होता है, उसको ऐसा रक्षण मिलता है। क्योंकि असल में ये जो कॉलोनी है वो बनी ही थी एक्सप्लॉइटेशन के लिए। आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, वैचारिक, शैक्षणिक, हर तरह से शोषण करने के लिए ही ये कॉलोनियां थी, अफ्रीका में हो या एशिया में हो। तो इन लोगों ने क्या किया, उनकी जो विचारधारा के लोग हैं, उनके जो पालतू लोग कह सकते हैं, उनके हाथ में वो देकर चले गए, ताकि वो वहां बैठे बैठे वो ऑर्डर दे सके, टेलीफोन पे, पत्र व्यवहार से, करेक्ट, सब सब तरह से, करेक्ट, क्योंकि वो व्यवस्था उनके अनुकूल बनाई गई थी। वो सब नियम भी वैसे ही थे, और अनफॉर्चुनेटली आज भी उसमें से काफी कुछ उस तरह ही है। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिर जो शासन आया, फिर ये कॉलोनियलिज्म आया, इंपीरियलिज्म आया, शाहीवाद। शाहीवाद मीन्स राजा का, करेक्ट। फिर रशिया में क्रांति हुई इंपीरियलिज्म के खिलाफ। अक्टूबर के किसी एक दिन सब गरीबों ने मिलके वहां का जो राजा था उसको मार डाला, उसकी बीवी को मार डाला, उसके बच्चे को मार डाला, उसके दामादों को मार डाला, उसके भाइयों को मार डाला। उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी से जो जुड़ा हुआ जो भी उसका ब्लड लाइन है वो पूरा रशिया में एक ही रात में मार डाला, और वहां पे गरीबों का राज्य उन लोगों ने कायम किया, जिसको हम USSR कहते हैं। फिर वही चीज वो चाइना में बनी और ईस्टर्न यूरोप में बनी। हाँ, तो वो जो ख्याल था, करेक्ट, वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ था, वो शोषण के खिलाफ। तो अभी भी आज भी है, नॉर्थ कोरिया में है, चाइना में है, रशिया में आज भी
ठीक है, उन लोगों ने थोड़े कम्युनिस्ट प्रोडक्शन की तरफ वो आगे बढ़े हैं, लेकिन उनका जो बेसिक ढांचा है सोचने का, और वो कम्युनिज्म भी क्या है, हमने उसका ट्रांसलेशन ऐसा किया, हाँ, साम्यवाद किया या समाजवाद किया। असल में कम्युनिज्म जो वर्ड है वो कम्यून से आया है। कम्यून का मतलब है आश्रम, और आश्रम का जो सिद्धांत है, जैसे गांधी जी का आश्रम था, वो सिद्धांत कम्युनि आश्रम का सिद्धांत ये है कि टू ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू इट्स पावर। मीन्स हर एक को उनकी जरूरियात के अनुसार मिलना चाहिए, और हर एक को अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए समाज के लिए। तो ये आश्रम व्यवस्था का सिद्धांत, असल में जो उनका रचयिता है वो कार्ल मार्क्स थे, उनके पितामह। लेकिन उनके गुरु जो थे वो दोनों जर्मन थे, एंजल्स भी शायद जर्मनी था। तो ये जो शब्द है व्यवस्था, कम्यून, वो शब्द यूरोप में कहीं था ही नहीं। कम्यून जो व्यवस्था थी वो तो भारत में थी। हाँ, तो आश्रम है उसका अंग्रेजी अनुवाद कम्यून होता है। तो कम्युनिज्म, हाँ, वो साम्यवाद नहीं है, वो आश्रमवाद है। करेक्ट, लेकिन खूबी से वो ट्रांसलेशन नहीं अपनाया गया और उसको साम्यवाद का रूप दे दिया गया। और दूसरा जो पावर्स थे, उन लोगों ने उसको बदनाम कर दिया सभी तरह से पिछले बहुत सारे सालों में। क्योंकि वो एक पावर प्ले हो गया, दो ब्लॉक हो गए, एक तरफ कम्युनिज्म, एक तरफ कैपिटलिज्म, मोड़ीवाद और आश्रमवाद के बीच एक संघर्ष हो गया। तो हमने देखा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो मोड़ीवाद को बढ़ावा देते हैं, और ये रशिया, चाइना वगैरह जो देश है वो आश्रमवाद कहेंगे, उसके साम्यवाद नहीं कहे, वो उनमें मानते हैं। तो ये दोनों के बीच वो पावर स्ट्रगल चली और आज भी चलती है। एक वक्त था कि 60% जो पृथ्वी है उसके ऊपर कम्युनिस्टों का राज्य था, साम्यवादियों का। आज वो व्यवस्था थोड़ी क्षीण हो गई, लेकिन वो फिर से उभर रही, क्योंकि हर जगह पे जो साम्यवादी नेता थे वो इलेक्शन में खड़े रह गए, डेमोक्रेसी आए, और क्योंकि उनके विचार ऐसे थे, न्यायी थे, करेक्ट, तो उसको फिर सोशलिस्ट बोलने लगा। जैसे अमेरिका, जर्मनी की अभी वो वाइस चांसलर थी, वो कम्युनिस्ट थी, लेकिन वो उसने ये जब डेमोक्रेसी आई तो वो चुन के आ गई। तो बहुत सारे लोगों में जो पुराने कम्युनिस्ट लीडर है, वो डेमोक्रेसी में वो दे बिकम द प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स, कई जगह ऐसा हुआ। करेक्ट, तो दोनों का अपना अपना प्लस माइनस है। देखो, कम्युनिज्म में क्या होता है कि प्रोडक्शन नहीं होता। करेक्ट, कि मैं जो प्रोड्यूस करता हूँ वो मेरा तो है नहीं, समाज का है, सरकार का है। तो मैं ज्यादा क्यों प्रोड्यूस करूं? हाँ, तो वो आलसी हो गए, तो प्रोडक्शन कम हो गया, फिर बहुत सारी तकलीफें हुई। हाँ, क्योंकि जो जरूरी चीजों का या सेवाओं का जब उत्पादन ही नहीं होता, हाँ, तो विप्लव होता है, लोग नाराज हो जाते हैं। और कैपिटलिज्म में क्या हुआ, अनाधार प्रोडक्शन हुआ, 10 की जगह 50-100 का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि मशीनरी ऐसी आ, हाँ, तो प्रोडक्शन बहुत हुआ लेकिन वहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। हाँ, जिन्होंने उत्पादन किया कि हम दाम तय करेंगे, इस किसको क्या, हम हमारे दाम से बेचेंगे। हाँ, तो जो ये वहां शोषण चालू हुआ, असमानता हो गई मजदूर और
जो उद्योगपति लोग हैं, धनवान लोग हैं, उसके बीच बहुत असमानता हो, आज भी हम देख सकते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि द कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन एंड सोशलिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, वो सबसे अच्छा है। मीन्स मूढ़ीवाद की तरफ पैदा करो आप वस्तु और सेवा, और एक कम्युनिस्ट जैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी नागरिकों के बीच, मनुष्यों के बीच। वो वितरण हमेशा कम्युनिस्ट होना चाहिए, और उत्पादन है वो पूंजीवादी होना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं उल्टा उल्टा हो रहा है। हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, उत्पादन है, वो कम्युनिस्ट तरीके से हो रहा है। हाँ, और डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, वो कैपिटालिस्ट तरीके से हो रहा है। कैपिटालिस्ट लोग टैक्स नहीं भरते। हाँ, वो जो राजनेता है उसको थोड़ा बहुत अंडर द टेबल दे देते हैं, इसलिए वो टैक्स नहीं देते, तो उसके पास बहुत पैसा हो गया। और जिसके पास नहीं है उसके पास जरूरी चीजें खरीदने के भी पैसे नहीं। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाँ, जिसके पास वो इंसुलिन खरीदने के पैसे नहीं। हाँ, अगर वो इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, वो नेट पे भीख मांगते हैं कि भाई हमें इतना इंसुलिन तो दो, खाना ना दो तो कुछ नहीं। तो ऐसी असमानता होती है जब वितरण, जो सभी को बांटने की जो व्यवस्था है, वो सोशलिस्ट होनी चाहिए, और जो उत्पादन की जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, लेकिन अब होने लगा। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, पहले सीधा किसी के खीसे में या उसके अकाउंट में पैसा डालने की व्यवस्था नहीं थी। हाँ, अभी देखो सबके खाते में तनख्वाह आ जाती है, हाँ, जो नौकरी करता है। और जितनी भी विडोज है, हाँ, उनके खाते में पैसे आते हैं। हाँ, एटीएम में एक दो बार में दादी माँ को मिला है। वो कार्ड भी है उसके पास, वो 1200 रुपया आते हैं तो वो निकाल ले जाती है, तो उसको मजा आता है 1200 कि कुछ आता तो है। तो पहली बार ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, वो लीक प्रूफ हो गया। तो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन में से चोरी चलती थी, हाँ, जैसे 100 रुपया सरकार ने बजट दिया, हाँ, तो जिसको जरूरत थी उसके पास 5-10 पैसे ही मिलते थे। बीच में जितने भी स्टेप होते थे वहां चोरी होती थी, लीकेज कहते हैं, लीकेज होते थे। ये टेक्नोलॉजी ने क्या है, लीकेज जीरो कर दिया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो। करेक्ट। तो सरकार 100 रुपया वहां से मानो के एक करेगी, हाँ, तो सुबह सबके खाते में, करोड़ों लोगों के खाते में 1200 रुपया आ जाता। या जो किसान है, या जो बेवा है, या मान लो आगे चल के कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ऐसा, बेरोजगारी के लिए कुछ 2-3 हजार देने लगे, तो वो उनके खाते में आ जाएंगे। हाँ, तो वो कहाँ से लेती है, जो उत्पादन करते हैं उसके टैक्स लेती है। हाँ, प्रत्यक्ष कर होते हैं और अप्रत्यक्ष कर भी होते हैं। अभी तो सरकार को आराम से हो गए। हाँ, जैसे आप स्टॉक मार्केट में ले बेच करो तो हर एक सौदे में से कट ही जाती है। हाँ, तो हर रोज अरबों रुपए के सौदे होते हैं, तो उसमें सीधा वो कट के सरकार की तिजोरी में बाय डिजिटली ही चले। तो इसमें कोई चोरी की या लीकेज की कोई संभावना नहीं रही। तो ये एक इंजीनियरिंग कमाल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर एक व्यवस्था को बदल देती है, हर एक चीज को बदल देती है। हाँ, आदमी नहीं बदलना चाहता, लेकिन वो टिकता नहीं उसके सामने।
हाँ, आज ऑडियो कैसेट कहाँ है बताइए? हाँ, आज डिजिटल सीडी कहाँ है बताइए मुझे? इवन पेन ड्राइव भी कम हो गई क्योंकि अभी सब नेट पे है तो सब लोग वो लिंक खोल के देख लेते हैं जितना ज़रूरी है। वो ऑडियो कैसेट के पहले वो स्पूल वाली थी जैसे राजेश खन्ना का था वो मेरे मामा के पास भी 2 ऐसे बड़े-बड़े चक्कर घूमते थे वो ऑडियो के। वो कहाँ है? नहीं है। हाँ, वो जो बड़े-बड़े कैमरा थे आज कहाँ है? इसमें आ गए। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी है वो आज सब कुछ बदल देगी, राजनीति बदल देती है, समाज बदल देती है और सबसे ज्यादा समझ को भी बदल देती है। और इसके आगे कोई भी आदमी या कोई भी ग्रुप टिक नहीं पाता। जो टेक्नोलॉजी का वक्त आया और जिसकी जरूरत है वैसे ख्यालात आए, वो ख्यालात आज अ, ये 2 दिन में वो उसका वो विचारों का वितरण हो जाता है। दुनिया के कोने-कोने तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है व्हाट्सएप के जरिए या वो 2 दिन भी नहीं, कभी-कभी तो रात को अगर कुछ वायरल हो गया तो दुनिया के कोने-कोने में दूसरे दिन सुबह में पता चल जाता है। हाँ, 2 मिनट आता हूँ। तो ये पूर्व भूमिका थी कि जो कॉलोनियलिज्म आया, वो पहले मिलिट्री कॉलोनियलिज्म था। फिर पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म था। हाँ, वो राजकीय शाहीवाद था। हाँ, पहले लश्कर से हमला करते थे। हाँ, फिर व्यवस्था से हमला होने लगा, शोषण। हाँ, फिर राजकीय वो हुआ। हाँ, फिर वैचारिक हुआ। जैसे कैपिटलिज्म अंततः तो एक विचार है, कम्युनिज्म भी है। हाँ, तो एक वैचारिक हमले हुए। फिर सांस्कृतिक हमले हुए। वहाँ का जो समाज रचना है, उसकी नकल करने लगे हमारे लोग भी। जैसे अंग्रेज दारू पीता है तो ये लोग भी दारू। अंग्रेज कार चलाता है तो हम लोग भी कार चलाने लगे थी। जो अंग्रेज जैसे करता है वैसे हम उसका एक बंदर की माफक हम सब उसका नकल करने लगे। हाँ, जैसे वहां पे अंग्रेज है वो कोट पैंट पहनते थे, तो वहां तो ठंड थी तो पहनना पड़े। हाँ, लेकिन हम यहाँ नकल करते हैं कोर्ट्स में, क्योंकि वहां पे कोर्ट में और कचहरियों में आज भी अंग्रेजी चलती है। तो 45 डिग्री में वो सब कोट पहन के घूमते हैं। अभी क्या बोले उसको? हाँ, जो अंग्रेज घूमने आते हैं वो बरमुडा और टी शर्ट में भी उसको गर्मी होती। हाँ, लेकिन हमारा जो सांस्कृतिक जो ढांचा था वो गिरा दिया। तो वो कैसे गिराया? हाँ, किसी भी जगह पे आप टेक्स्ट बुक चेंज कर दो और भाषा चेंज कर दो, जो पाठ्यक्रम है, हाँ, वो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले जाता है। अगर पाठ्यक्रम में ही आपने अंग्रेजी डाल दिया तो वो तो बच्चा बड़ा होकर अंग्रेजी बनेगा। या पाठ्यक्रम में आपने जर्मन डाल दिया तो हमारा बच्चा जर्मन बनेगा, क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं। आप समझो, अगर वो देखता है कि ये कोट पैंट सूट वाले को जेंटलमैन कहते हैं और ये खादी का कुर्ता ने लहंगा जब्बा पहन के लुंगी पहन के घूमते, हाँ, तो उसको चित्र में दिखाते हैं कि ये जेंटलमैन। हाँ, तो फिर वो देखता है कि इसका बाप तो धोती पहनता है, जब्बा पहनता है, पगड़ी पहनता है, तो वो जेंटलमैन नहीं है, अच्छा आदमी नहीं। करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी 7-8 जनरेशन हमारे उसमें हो गई, तो कि हम अपने ही पहरवेश, अपने ही खान पान, अपने ही रीत रस्म, अपने ही परंपरा, अपने ही रिवाज, अपने ही आदतें, अपने ही नियम, अपनी ही सोच, अपने ही समझ,
और अपने ही एजुकेशन शिक्षा से हमको अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा है, वो जला दिए गए, गुरुकुल जला दिए गए। और उसको कह दिया कि ये तो अंधश्रद्धा है। अरे असल में तब इंग्लैंड में एक भी स्कूल नहीं था। यहाँ पे लाखों मद्रास में गुरुकुल जला दिए गए, 7 लाख के ऊपर। लेकिन इंग्लैंड में 1870 में पहला स्कूल खुला, कोई चर्च था उसके गैरेज में, और वहां पे वो धार्मिक ही पढ़ा। लेकिन यहाँ पे जो गुरुकुल है उसमें सभी तरह की विद्या पढ़ाई है। लेकिन वो जो है वो नष्ट कर दिया गया। जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो उनकी लाइब्रेरी है, उसके ग्रंथ सब जला दिए गए। करेक्ट। असल में वो चोरे गए। तो यहाँ का जो गणित है, यहाँ का जो लॉजिक है, उनको उन लोगों ने उनकी भाषा में करके उनके कॉपीराइट ले लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि वो लोग इंटेलिजेंट। द ओनली थिंग दैट दे हैव स्टॉलन इट फ्रॉम 180 कॉलोनी। सिर्फ भारत से नहीं, 180 देशों से। करेक्ट। यूरोपियनों ने भरपूर चुराया है, माल भी चुराया है और ज्ञान भी चुराया, और फिर उसके ऊपर उसने अपना नाम दे दिया, अपने जो भाषांतर कर लिया। हाँ, तो उनका अपना कुछ है नहीं। लेकिन आज भी हम समझते हैं। जैसे पहले कॉपीराइट हुआ करता था, तो उन लोगों ने कॉपीराइट बनाया, तो जितना भी संशोधन है सब कॉपीराइट के लिए वहां बेचते थे। तो कॉपीराइट ऑफिस से चोरी हो जाता था। वो टाइम में तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड था नहीं। तो जिसने जो शोध करता है कहीं पे अफ्रीका में, अरब कंट्री में, उसको पता ही नहीं। उसने जो कॉपीराइट के लिए भेजा वो तो वहां से चुरा लिया गया, उनके रिकॉर्ड पे आया ही नहीं। और साल 2 साल में वो किसी अंग्रेज ने अपने नाम से छाप दिया, प्रस्तुत कर दिया, और बाकी सब लोगों ने तालियां बजा दी। करें। तो ये बहुत चोरी, क्योंकि वो टाइम में कोई वेरिफिकेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। करेक्ट। तो ये सब होता गया। फिर ठीक है, उनको थोड़ा उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, टेस्ट किया, कैलिब्रेट किया, थोड़ा बॉटल किया, लेबल किया, ब्रांडिंग किया, क्लासिफाई किया, कॉपीराइट किया, प्रॉफिट बनाया। और वो प्रॉफिट से बाकी सबको खरीद कर चुप कर दिया। सिंपल है। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो युग है वो डेटा का युग है। ये मैंने गूगल पे देखा कि जिसके पास डेटा है, वो पावर है। क्योंकि वो ऐसा डेटा रिलीज करेगा कि हीरो भी विलन लगेगा, और कुछ वो डेटा दबा देगा, कुछ और डेटा प्रस्तुत करेगा तो लोगों को वैसा लगेगा। क्योंकि लोग कैसे जज करते हैं किसी भी चीज को? डेटा के आधार पे, माहिती के आधार पे जज करते हैं। फिर माहिती वो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट बुक हो, करिकुलम हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, क्लिप्स हो, पिक्चर्स हो। करें। लेकिन ये जो लोग अंकुशित करते हैं, जिसके हाथ में है कि किसके पास कौन सी माहिती पहुंचे, कितनी पहुंचे, कौन से रूप में पहुंचे, और किस तरह से पहुंचे। तो आज ये पावर दुनिया में सिर्फ 5 या 7 कॉरपोरेशन के पास है। 90% इंफॉर्मेशन ये 7 कॉरपोरेशन है, उनके पास है। तो वो गलत को सही भी बना सकते हैं, दुनिया में सही को गलत भी बना सकते हैं। किसी भी चीज को साइंटिफिक बना सकते हैं, लॉजिकल बना सकते हैं, ऑब्वियस बना सकते हैं, नॉर्मल बना सकते हैं। करेक्ट।
हाँ, क्योंकि इसके आधार पे जैसे 72 ट्रिलियन गीगाबाइट का माहिती अगले साल में हुआ, पिछले साल। तो वो माहिती है, उनसे हमारे मगज में एक परसेप्शन बनता है। जो वो परसेप्शन में फिट बैठता है उसको हम सच मानते हैं। वो परसेप्शन के विरुद्ध में बैठता है या ठीक नहीं बैठता तो हम उसको झूठ मानते हैं। तो सच या झूठ हम किससे तय करते हैं? परसेप्शन से। परसेप्शन कहाँ आता है? नैरेटिव से। नैरेटिव कहाँ से जन्म होता है? तो दो चीज से, डेटा से और करिकुलम से। करेक्ट। तो डेटा किसके हाथ में है? 5-7 कॉरपोरेशन है बड़े, उसके हाथ में। और करिकुलम के किसने लिखा है? हाँ, जो लोग अंग्रेज के जो गुलाम टाइप के मास्टर थे, हैं, या जो एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने लिखा है। जो भी नियम लिखे हैं वो आज भी, इतने साल भी अंग्रेजों के हैं। हाँ, अपडेट भी नहीं हुए, देखो। हाँ, क्योंकि वकीलों में इतना पैसा मिलता है, वो क्यों अपडेट करना? उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। नियम बदल गए तो जो पुराने वकील है, हाँ, जो अपना तशरीफ जमा के बैठे हैं, उसका क्या होगा? हाँ, एक छोटा सा मोबाइल है, उसका हम महीने 2 महीने में अपडेट लेते। ऐप है वो, उसका अपडेट होता है महीने 2 महीने में एक आध बार। लेकिन ये जो पूरे 140 करोड़ लोगों को जो चलाता है, वो जो नियम संग्रह है, करे, वो अपडेट हम करते ही नहीं। और वो कपड़े अपडेट जिसको करने का है वो ही नहीं करना चाहते, वो ही उसको ग्लोरीफाई करेंगे ना। हाँ, कि ये इतना अद्भुत है, ये इतना था। हाँ, वो टाइम में वो अद्भुत था, ये टाइम में कुछ और अद्भुत होगा। करेक्ट। और ऐसा कुछ और नहीं है तो उसकी समीक्षा तो हरदम होनी रहती रहे ना। अगर कुछ नहीं करना है तो भी वी शुड ऑलवेज चेक इट, कि भाई ये अभी युक्त उपयुक्त है या नहीं है। हाँ, वो सच्चा है, अच्छा है, लेकिन अभी लागू नहीं होता है आज के हालात, या आज के हालात में वो एक विरूपण पैदा करता है। हाँ, तो वी शुड बी फ्री टू चेंज इट। और ये ऐसा नहीं है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ही लिखा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करते रहना है। वो उसमें ही लिखा है लेकिन वो होने नहीं देते। और कोई भी पॉलिटिशियन, सभी पॉलिटिशियन को ये पता है, लेकिन कोई बोलता है। हाँ, क्योंकि इसमें उसका जो पावर है वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी चालू, उसमें है। अगर उसका रिव्यू हो गया और बदलाव आ गए, आज के अपडेट हो गया वो, करेक्ट, तो उनका जो पोजीशन है, उसका जो क्लाउट है ना, जो उसको सलामें मिलती है, और उसका जो करप्शन चलता है हर तरह का, वो बंद हो जाएगा। तो वो क्यों होने देंगे भला? वो नहीं होने देंगे। तो बात ये है कि जिसको परिवर्तन लाना है, हाँ, वो ही वो जगह पे बैठे हैं परिवर्तन न आने देने के। ये बदलने का जिम्मेवारी किसका है? उनको ही नहीं बदलना है। उसको पता है कि ये बदला तो फिर हम कहाँ रहेंगे। हमारा सत्ता है, हमारा धन है, और हमारे जो गुप्त कर्म है वो फिर पॉसिबल नहीं होंगे। अयोग्य जो हमारे शक्तियां है हमारे पास, वो करें। तो अभी जो कॉलोनियलिज्म है वो डेटा कॉलोनियलिज्म, इंफॉर्मेशन का एक तरह से बॉम्बार्डमेंट है। देखो, हमारा माइंड करे, 1 जीबी भी, 1 जीबी का लाखवां हिस्सा भी हम ठीक से एक दिन में प्रोसेस नहीं कर सकते। 1 जीबी का लाखवां हिस्सा। लेकिन मनुष्य जाति के दिमाग ऊपर
टेलीविजन द्वारा, इंटरनेट द्वारा, सभी माध्यमों के द्वारा, डिजिटल एंड नॉन डिजिटल, 72 ट्रिलियन जीबी हर साल डाला। हाँ, तो इसमें से ज्यादातर जो डेटा है वो वेस्टर्न डेटा है, मोर देन 90%, क्योंकि वो जो पांचों कॉरपोरेशन है वो पश्चिम के है। करेक्ट। और जो पश्चिम में नहीं है वो भी पश्चिम के काबू में है। तो 90% जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो तो वहां से रिलीज होती है। तो बाकी के जो 8% है वो उनकी कॉपी मारते हैं क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है। करेक्ट। तो वो जो लोकल लैंग्वेज है, वो देश की प्रदेश की जो भाषाएं है, उसमें अनुवादित होकर छाप देते। इसलिए यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डेटा है दुनिया में वो 2% से भी कम है। और वो जो 2% से कम जो डेटा है वही ऑथेंटिक है और वही जरूरी है और वही उपयुक्त है और वही स्वस्थ है। दुनिया में इतना गम है, इतना दर्द है, इतनी तकलीफें है, करेक्ट, इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इतना सब कुछ क्यों है? हाँ, क्योंकि जो डेटा है वो सही हाथों में नहीं है। और अभी तो क्या हो गया, वो डेटा है वो एल्गोरिदम्स तय करता है। एल्गोरिदम्स माने कोई कीवर्ड डाल देते हैं तो वो डेटा करोड़ों गुना बार रिपीट होता है और करोड़ों गुना फैलता है। और कोई कीवर्ड डाल देते, एक ही शब्द डाल देते, तो वो डेटा आगे ही नहीं बढ़ता, वो प्रसारित ही नहीं। हाँ, तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, उसको एल्गोरिदम्स कहते। तो जो वेस्टर्न कल्चर है उसके पास सबसे पावरफुल एल्गोरिदम्स। हाँ, उसको जो पसंद नहीं है, सपोज कोई एक वर्ड ले लो, उसको पसंद नहीं है, तो वो एल्गोरिदम में वो कीवर्ड डाल देंगे। हाँ, तो वो बहुत कम प्रसारित होगा, 1000 लोगों को ही मिलेगा। और कोई एक वर्ड है, एक शब्द है जो उनको करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है, तो जैसे ही वो डेटा में वो वर्ड आएगा कि जो डिजिटल मशीन्स है वो अपने आप उसको प्रोलिफरेट कर देंगे करोड़ों लोगों के पास। इसलिए जो माहिती है, कोई भी डेटा है उसको वो करोड़ों गुना बड़ा भी कर सकते हैं और कोई भी माहिती है कोई भी, उसको करोड़ों गुना छोटा भी कर सकते हैं। इसलिए वह डेटा को किसी भी तरह एडिट कर सकते हैं, विकृत कर सकते हैं, विरूपित कर सकते हैं। और जब आपका डेटा ही विरूपित है तो आपका सत्य भी विरूपित हो जाए। हाँ, क्योंकि डेटा से नैरेटिव बनता है, वो जो नैरेटिव में फिट बैठता है तो हम उसको सत्य कहते हैं। जो आपकी जिससे समझ और अनुभव बनता है वो नैरेटिव से बनता है। तो जो आपके समझ और अनुभव में फिट नहीं बैठता उसको आप असत्य कह देंगे, असल में वो सच है। तो झूठ क्या है? झूठ डेटा है, जिससे झूठ नैरेटिव हुआ। अगर नैरेटिव झूठ है और समझ सच्ची है और आपका अनुभव भी सच्चा है, हाँ, तो वो झूठा जो नैरेटिव है वही आपको सच्चा लगेगा। और कोई भी नया डेटा आएगा आप ट्राई करेंगे कि ये नैरेटिव में फिट बैठता है। हाँ, नैरेटिव में फिट बैठ गया तो हाँ ये तो सच बात है ना भाई, अच्छी बात है। फिर वो बात कितनी भी गलत हो, क्योंकि आप सच और झूठ का निर्णय आप नहीं करते, आपके भीतर जो नैरेटिव बिठा दिया गया है वो करता है। और नैरेटिव किसने बिठाया है? आपकी टेक्स्ट बुक ने और मीडिया ने। फिर और भी है, आपके टीचर्स है, माता पिता, गुरु, शिक्षक, शासक, सभी, व्यापारी। करेक्ट। तो ये दुनिया में असत्य के कारण तकलीफ, क्योंकि लोग जो सत्य है उसको असत्य मानते हैं, क्योंकि वो नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। नैरेटिव इस तरह से ही बनाया गया है कि जो
फरेब है वो आपको सच लगेगा, और जो ऑथेंटिक है वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। आप समझे, क्योंकि अल्गोरिदम्स वो कंट्रोल कर लेंगे। तो अभी जो एक कॉलोनियलिज्म है, वो डेटा कॉलोनियलिज्म। एक ही देश के 5-7 कॉरपोरेशन है, बड़ी कंपनी है, उसके पास 90% डेटा है, और 8% डेटा वो उनका ही कॉपी होता है। इसलिए बाकी जो सब देश है, बाकी जो कंपनियां हैं, हाँ, उसके पास सिर्फ जो 2%। हाँ, दुनिया का ये 200 देश है, एक ही देश के पास 98% डेटा है। 90% डायरेक्टली है और 8% इनडायरेक्टली है, और बाकी के 199 देशों के पास सिर्फ 2% डेटा। तो कौन जीतेगा? क्योंकि डेटा ही सत्य और असत्य तय करता है, एक्शन और इनएक्शन तय करता है, सुख और दुख तय करता है, और सैनिटी और इंसैनिटी तय करता है। तो ये इम्बैलेंसेस है, असंतुलन है, जो कि दुनिया में सबसे भयंकर है आज। तो ये जो आज हमने ये पिछले पार्ट में देखा, वो डेटा कॉलोनियलिज्म था। अच्छा, डेटा कॉलोनियलिज्म के पीछे शक्ति कौन सी है? डेटा की है, इंफॉर्मेशन की, और अल्गोरिदम्स की ताकतें हैं। हाँ, जो उसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं कि ये वर्ड है तो उसको स्टॉप कर दो, वो कोई भी मैसेज आगे नहीं जाए, और ये वर्ड है तो करोड़ों में भेजो, और इसको एम्पलीफाई कर दो और इसको मिनिचराइज कर दो। वो सभी तरह के एडिटिंग टूल्स पहले भी थे, ऐसा नहीं, लेकिन पहले वो मैनुअल थे, अभी वो डिजिटल और इनबिल्ट हो। करेक्ट। इसलिए जो जिसके पास डेटा है, अ, उसका राज चलता है। हम कहते हैं कि लाठी उसकी भैंस। तो ये युग में अ, जिसका डेटा उसका सब कुछ। जैसे पॉलिटिशियन दो खड़े हैं, अगर डेटा कंपनी को एक को जीताना है तो दूसरे की बात ही लोगों तक नहीं पहुंचने दे। जैसे ट्रम्प को निकाल ही दिया था ट्विटर से, क्योंकि वहां कॉरपोरेशंस नहीं चाहते थे कि ये फिर से आए। तो ट्रम्प ट्रम्प की बात ही लोगों तक पहुंचने नहीं। वो सच्ची थी या झूठी, उसके निर्णय के लिए भी पहले वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी तो चाहिए, तो वो ब्लॉक कर देते। अभी भी जो अगले साल होने वाला है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो कैंडिडेट जीतेगा, जो डेटा कॉरपोरेशन को कंट्रोल करेगा, या डेटा कॉरपोरेशंस है उनके मालिक जो चाहेंगे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। और ऐसी ही हालत देखो अमेरिका में है, तो बाकी देशों की हालत कैसी होगी आप समझो। इसलिए हर राजनेता डरता है डेटा से, बहुत डरता है कि कहीं ऐसा कुछ वीडियो ना आ जाए, कहीं ऐसा कुछ ऑडियो ना आ जाए, कहीं कोई एल्गोरिदम है वो मेरे अगेंस्ट में ना चला जाए। करेक्ट। इसलिए सब लोग झुक झुक कर सलाम करते हैं, और इसलिए तो अमेरिका भागते बार बार, क्योंकि डेटा यहाँ के अंकुश में है। हाँ, पहले रेडियो स्टेशन हुआ करते थे तो उस पर आर्मी का पहरा रहता।
लेकिन अभी जो डेटा है वो देश में ही नहीं है, उसके सर्वर कहीं अमेरिका में, कहीं समंदर के भीतर लगे हैं नीचे। तो आज जो हमने देखा वो डेटा शक्ति है। वो डेटा शक्ति समझाने के लिए हमने आगे का जो कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद है, शाहीवाद है, साम्यवाद है, आश्रमवाद है, समाजवाद है, हाँ, इसके पहले शिकारवाद है। तो ये सब हमने इसलिए देखा कि शक्ति के स्वरूप बदलते गए। हाँ, पहले जिसके पास घोड़े थे वो जीत, नहीं, पत्थर थे, वो जीतता था। फिर जिसके पास कुहाड़ी थी, तलवार थी, वो जीतता था। फिर घोड़े हाथी थे, वो जीतने लगे। फिर तोप वाले जीतने लगे। हाँ, तो शक्ति के जो स्वरूप है वो ओवर ए टाइम दुनिया में कैसे बदलते गए। और आज जो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो डेटा शक्ति है। और अनफॉर्चुनेटली हम 140 करोड़ लोगों के पास डेटा शक्ति जीरो के बराबर, ऐसा कोई डेटा नहीं है जो हम भारतीयों के अंकुश में हो। हमें लगता है करेक्ट, लेकिन वो डेटा, वो कभी भी कोई भी एल्गोरिदम है वो उसको किसी भी तरह मैनिपुलेट कर सकता है, किसी भी तरह बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, लंबा कर सकता है, चौड़ा कर सकता है, छिपा सकता है, 1000 लोगों तक पहुंचने दे सकता है, या करोड़ों गुना बड़ा करके भेज सकता है। करेक्ट, ये जो एल्गोरिदम्स है वो एल्गोरिदम्स भारत के पास नहीं है, या पूर्व के देशों के पास भी नहीं है। ये जो एल्गोरिदम्स है वो जो 5 देश है, 5 देश के पास भी नहीं है, अमेरिका के पास ही ज्यादातर डेटा है। करेक्ट, और थोड़ा बहुत यूके के पास, बाकी के देश के पास डेटा शक्ति ऑलमोस्ट जीरो है। करेक्ट, इसलिए हमें ऑन पेपर सब बहुत बड़ा दिखाते हैं। हाँ, जैसे यूके की सबमरीन है, अभी यूके है वो गुजरात जितना है, या उससे भी छोटा, सौराष्ट्र कच्छ मिला लो उतना है। हाँ, लेकिन हमें उसका जो एल्गोरिदम्स है, उसकी जो डेटा है वो बड़ी है, क्योंकि 500 साल से उन्होंने यहाँ वो डेटा के बीज बोए हैं, उनकी संस्कृति के, उनके विचार के। हाँ, हमारी टेक्स्ट बुकों में ही डाल दिया है, मेडिसिन की टेक्स्ट बुकों में डाल दिया है, इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक तो कॉपी ही हुए, हमारे इंजीनियरिंग के आईएएस कोड है, हाँ, वो बीएस से कॉपी है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पूरा। आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड ले लो और इंडियन स्टैंडर्ड ले लो, सेम टू सेम कॉपी लगे। इतने हम मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए है कि उनके स्टैंडर्ड यहाँ लागू नहीं होते, क्योंकि वहां पे ठंडी है, इधर गर्मी है। तो जैसा अमेरिका में, यूरोप में मकान बनते हैं, इंग्लैंड में बनते हैं, करे, उससे बिल्कुल उल्टे सिद्धांत यहाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भारतीय मानक है वो वहां से ही चुराया है। करे, और हम बनाते जा रहे हैं। और जैसे इंग्लैंड में मकान है वैसा, करे, यहाँ पे मंडप होना चाहिए, मकान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे हीट और जो हवा है वो चलती रहनी चाहिए, उष्ण या और ये भेज जहाँ पे ज्यादा होता है, नमी, और वो ड्राई और कोल्ड है, बिल्कुल ऑपोजिट क्लाइमेट। हाँ, लेकिन हम इतने एंस्लेव कहते हैं इसको, तो हम क्या कहते हैं, हाँ, जब इंजीनियर खुद एंस्लेव हो जाते हैं, हाँ, जो नया सोचने का वो रखते हैं, हाँ, किसी भी चीज को जो बेसिक से सोच सकते हैं, जब ऐसे लोग ही जब एक विदेशी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, हाँ, तो वहां से जो उनका बुलशिट है,
उनके जो हित है वो ही आएंगे। देखो, बात मूल्य की करते हैं, लेकिन मूल्य की बात कभी होती नहीं। शक्ति की दुनिया में हितों की बात होती है, मूल्य तो वो दिखाने के लिए, ना कुछ छुपाने के लिए। जब बात मूल्यों की करते हैं शक्ति की दुनिया में, तब हमें समझना चाहिए कि हितों की ही लड़ाई है। यहाँ कोई नैतिक मूल्य या उसकी कोई लड़ाई नहीं होती। वो तो सिर्फ दिखाते हैं ऐसा, हाँ, कि नैतिक तरह से मैं ऊंचा हूँ, अलग हूँ, सुपीरियर हूँ। बात तो हितों की है कि लाओ तुम्हारे चीप मिनरल्स मुझे दे दो, मेरा कहा मानो, मैं जो कहता हूँ वो ठीक है, मेरी एबीसीडी करेक्ट है, तेरी एबीसीडी गलत है। गुजराती में कहते मारो कक्को हाचो है, माई एबीसीडी इज राइट, योर एबीसीडी इज रॉन्ग, सो एवरीथिंग कम्स आउट एबीसीडी। और उनकी एबीसीडी सच नहीं है, क्योंकि उनकी एबीसीडी अभी 200 साल पहले डेवलप हुई। भारत की एबीसीडी है वो 2500 साल पहले की है। तो एक जो पुरानी दुकान है वो खराब है, लेकिन ये नई जो दुकान वाला कहता है ये पुरानी दुकान सड़ी हुई। हाँ, लेकिन जो नई दुकान है उसके पास जो ताकत है वो डेटा शक्ति है। हाँ, जो पुराना जो कल्चर्स है उनके पास डेटा शक्ति नहीं है। चाइनीज के पास नहीं है, इजिप्शियंस के पास नहीं है, अरब के पास नहीं है। देखो, अरब्स ने मैथमेटिक्स में इतना काम किया। जो अलजिब्रा है, जैसे अल शब्द है वही अरबिक है, उसमें से अलजिब्रा है, एलजिब्रा जिसको कहते हैं। तो एलजिब्रा ना होता तो कुछ नहीं होता। जो न्यूमरल्स है डेसिमल, वो भारत ने दिया, जीरो भारत ने दिया। तो इसके बिना ये बाइनरी भी नहीं होता, 1 and 0 भी नहीं होता। जब डेसिमल ही नहीं होता तो ये तो कंप्यूटर भी नहीं होता है। वो डिजिटल चीजें, जो बुलियन अलजिब्रा है वो पूरा 1 and 0 पर ही है, वो भी नहीं होता। तो जब कुछ डिजिटली इक्विपमेंट नहीं है, करेक्ट, तो कोई कैलकुलेटर नहीं होता, कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात, कोई भी डिजिटल चीज पॉसिबल नहीं। लेकिन ये बातें हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं डाली जाती। आप समझे? और वहां पे जो स्कूल ड्रॉप आउट है उसको एज ए कंप्यूटर एक्सपर्ट प्रस्तुत करते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वहां के लल्लू प्रसाद है, करेक्ट। उसको हम जैसे कोई बड़े जानकार आदमी है, पंडित आदमी है, ऐसा कुछ नहीं। द ओनली थिंग दैट दे हैव स्टोलन वेरी वेल, बहुत बड़ा चोरी किया है। और धन है, और धन है तो कोई भी आदमी विद्वान तो बन सकता है। हाँ, 10-20 लाख, 1-2 करोड़ में आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। 1-2 मिलियन डॉलर खरीदेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि नहीं मिले। एवरी सर्टिफिकेट, ऑथेंटिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब कार्टेलाइजेशन से ही चलते हैं, तो खर्चा खरो मिल जाता है। तो हमने आज देखा एक नई शक्ति के बारे में, जो हम उसको डेटा शक्ति कह सकते हैं। करेक्ट, उसमें एल्गोरिदम्स भी आ गए। सपोज ये वीडियो है, दे कैन डिलीट इट एनी टाइम। और कोई मानो कि पॉर्न वीडियो है, हाँ, तो उसको करोड़ों गुना बड़ा करके वो प्रसारित कर सकते। उसमें उसको कुछ करना नहीं है, वो ये सब अभी तो ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, कोई भी डेटा कितने गुना बड़ा करना है, कहाँ जाना देना है, कहीं नहीं जाना, ये सब एल्गोरिदम तय करते हैं। इसलिए मैं मेरा डेटा पेन ड्राइव में रखता हूँ, और एक नहीं 4 पेन ड्राइव होते, और लैपटॉप में भी पड़ा हो।
क्योंकि ऑनलाइन डेटा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि आप मिस कर जाए, ना मिले, इरेज हो गया, लॉस्ट हो गया, आप कहाँ गोतेंगे? नहीं ढूंढेंगे। बहुत सारे वीडियोस है इकोनॉमिक्स के, करे कि ये लोगों ने उतार ली, ठीक है उतार ली, यहाँ से कहा जाए किस्मत से, करे तो ये होता रहता। वो यहाँ पे मूर्ख लोग भी काफी भारत में, तो उनको पता नहीं है कि क्या चीज क्या है। तो आज जो हमने है ये शक्ति का चौथा पार्ट देखा कि भाई ये जो अद्यतन मीन्स आज की जो शक्ति है, उसमें सबसे बड़ी जो शक्ति है वो डेटा शक्ति है, और उसमें एल्गोरिदम्स भी आ गए, जो टेक्निकल शक्ति भी कह सकते हैं। हमने आगे देखा था एक टेक्निकल शक्ति के बारे में, लेकिन ये स्पेसिफिक है टेक्निकल शक्ति। तो जो आज दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, प्लस एंड माइनस और वट एवर और हावेवर इट इज, जैसा है, हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन करेंगे इसके पीछे जो ताकत है आज जो चलाती है दुनिया को, वो डेटा शक्ति है। तो आपको जो लगता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।